नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आइए बताते हैं कि सत्ते पे सत्ता में आज क्या खास है। 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां आपको एक साथ देंगे। सत्ता में आज बात होगी दिल्ली में झुग्गी पॉलिटिक्स की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई बड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को आपदा का अंत करना है। इस पर हो रही संपूर्ण राजनीति की आज सत्ता में बात करेंगे। दिल्ली में रिपोर्ट वाली चुनावी लड़ाई भी चरम पर है। आज आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2026 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी दफ्तर में फर्जी रिपोर्ट बनाई जा रही है। सत्ता में अमेरिका की आग की भी बात करेंगे, जिसका गाजा वाला कनेक्शन भी ज्वलनशील है। इसमें राजनीति वाली आग है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर कैलिफोर्निया आग की तुलना गाजा तबाही से की है। इस बयान पर कैसे जुबानी चिंगारियां भड़क रही हैं, आपको बताएंगे। यूपी के संबल में प्राचीन बावड़ी के ऊपर एक मकान की चर्चा पिछले 24 घंटे से हर जगह हो रही है। यह मकान एक मुस्लिम परिवार का है। प्रशासन की ओर से इस मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया, तोड़ने की कार्रवाई की गई। प्रशासन के तेवर के बाद परिवार का रुख भी कैसे बदला है, आपको बताएंगे। इसमें भूमाफिया वाला एंगल कैसे आया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें आज ट्रेंड कर रही हैं। महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर के क्षेत्र में आज 250 दुकानों को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई क्यों हुई, इसी पूरी कहानी आज सत्ता में हम आपको बताएंगे। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। आज शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी लोकल चुनाव अकेले लड़ेगी। बीजेपी इस पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल है, ये आपको बताएंगे। सत्ता में आज कश्मीर में तैयारी जेड मोड़ टनल की बात करेंगे। ये वो सुरंग है जिसके जरिए चीन बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ये टनल तैयार है। आज से सिर्फ 2 दिन के बाद पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कैसे विषम परिस्थिति और विपरीत मौसम में भी ये सुरंग काम करेगी, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज अमेरिका में लगी उस बेकाबू आग से करते हैं, जिसमें भारत के अंदर राजनीतिक नैरेटिव भूना जा रहा है और इस आपदा में अवसर तलाशे जा रहे हैं। अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया आग की ऊंची ऊंची लपटों की जद में आकर खंडहर बन रहा है। 10,000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। 11 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन वहां से करीब 12,000 किलोमीटर दूर भारत के श्रीनगर में बैठकर पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती इसकी तुलना गाजा जंग में हुई तबाही से कर रही हैं और अपनी राजनीतिक मीनार ऊंची कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अब समझ आएगा कि घर जिंदगियां खाक होने पर कैसा दर्द होता है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाजा में हुई तबाही इजराइल की कार्रवाई का परिणाम है, जिसमें कई देश और यहां तक कि मशहूर हस्तियां भी उदासीन रही। उम्मीद है कि लॉस एंजलिस की इस तबाही को देखने वाले लोग इस बात की गहरी समझ हासिल करेंगे कि जब घर और जिंदगियां टूट जाती हैं तो क्या गहरा असर होता है। महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे ये तो नहीं कहा कि गाजा में इजराइल और अमेरिका ने जो तबाही मचाई उसके कारण कैलिफोर्निया में आग लगी, लेकिन गाजा की तबाही की तुलना लॉस एंजलिस से करके ऐसे संकेत जरूर दे दिए। उनके इस बयान पर अब श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की ऊंची लपटें दिख रही हैं, जिसमें उनके विरोधी उनके इस बयान के लिए उनकी निंदा कर रहे हैं। एक बार सुनिए उनके लिखित सोशल मीडिया पोस्ट पर कैसे मौखिक प्रतिक्रिया हो रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ लोग जो है यहाँ पर भारत में बैठ करके और आग लगाने में लगे हुए। कम से कम वो आग लगाना बंद करें और अलगाववादियों के कंधों पर बैठ करके या अलगाववादियों के कंधों पर बैठाल करके और जम्मू कश्मीर के लोगों के शांति सुरक्षा के साथ जो है वो मजाक करते रहे, सियासत करते रहे, फिर वही सोच और वही सनक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ़लस्तीन के अंदर कई अस्पताल थे जहां पर जो बुनियादी ज़रूरियात पेशेंट्स को देनी थी वो आग के नज़र कर दिए गए। तो उस वक्त कम से बच्चे किस तरह से तड़प कर मर गए। जब ट्रंप के शहर में आग लगी है, लेकिन आपको दूसरे शहरों की आग को भी शायद नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। उसी कंटेक्स्ट में शायद आम इंसान का ज़ाविया ये सोचता है
कि आग तो आग है, चाहे वो कैलिफोर्निया की हो या गाजा पट्टी में लगाई गई हो। महबूबा जी की सोच जहादियों की सोच बनते जा रही है दिन ब दिन, और उन्होंने हमेशा जो है उग्रवाद की बात की। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालो तो उनसे आप और उम्मीद भी क्या रख सकते हो। देखिए, ये एक हिसाब से ना पॉलिटिकल एक ट्रेंड बना हुआ है यहाँ के सियासतदानों में। अपने घर की ओर देखते नहीं है, बाकी कहीं मतलब जो 7 समंदर पार देश है उनकी ओर उनकी नज़रें होती है, और एक वो ना पॉलिटिकल वल्चर्स बने हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं यहाँ के सेंटिमेंट्स को या मुस्लिम सेंटिमेंट्स को। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ के लोग भी ह्यूमन्स है, हमें इंसानियत की नज़र से देखना चाहिए, ना कि किसी रिलीजियस राइट्स में। लॉस एंजल्स में जो हुआ वो अल्लाह ने किया, वो एक नेचुरल कैलामिटी थी। गाजा में जो हुआ वो हम सब के हाथों से हुआ। हम लोगों ने, एक इंसान ने इंसान के घर पे एक बॉम्ब मारा, एक इंसान ने इंसान को गोली मारी, एक इंसान ने दूसरे इंसान के बच्चों को जिंदा दफनाया। तो इन दोनों चीज़ों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे तो किसी के घर जलने से दूसरे का जला घर वापस नहीं मिलता और ना ही दर्द कम होता है, लेकिन आग लगने पर तमाशा देखने वालों की भीड़ ज़रूर बढ़ जाती है। अमेरिका में लगी आग तमाशबीनों को बहुत पसंद आ रही है और महबूबा मुफ्ती ने आग पर जो राजनीतिक रोटी सेकी है उसमें और नाम जुड़ते जा रहे हैं। धर्मगुरुओं ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ महबूबा की बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। लॉस एंजलिस में जो कुछ हुआ वो भी चिंता का विषय हमारे लिए भी, लेकिन लोग लॉस एंजलिस के लिए चिंता का विषय जता रहे हैं। गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उस पर तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इंसानियत को नष्ट करना, मासूम बच्चों को मारना, ये चिंता का विषय यूरोपियन देशों के लिए नहीं है, क्योंकि यूरोपियन देश यही चाहते हैं कि हर जगह इस तरह की तबाही हो और उनके हथियार बिकें, और वो लाशों पर हंसना जानते हैं। वो अपनी तबाही को तबाही मानते हैं, लेकिन मुसलमानों की तबाही को तबाही नहीं मानते। इसलिए गाज़ा पर सारे खामोश हैं। और 90s में 5-5.5 लाख कश्मीरी पंडित मारे गए थे। हजारों बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। कितने सौ मंदिर आज खंडर पड़े हैं। जिस प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिस प्रदेश के, उसी प्रदेश के नागरिकों के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ था, आज तक उस पर नहीं बोली वो। सबसे पहले तो क्या वो मानव नहीं थे? अगर वो मानव थे तो पहला न्याय उनको दिलाएं, और अगर वो उनको न्याय नहीं दिला सकती तो उनको पूरे विश्व में मानवता पे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इस राजनीतिक आग से आगे कैलिफोर्निया में आग की लपटें और ऊंची होती जा रही हैं, जहां अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। करीब 1,80,000 लोग बेघर हो चुके हैं। 2 लाख लोग घर खाली करना उन्हें पड़ सकता है। 60,000 से ज्यादा इमारतों पर अभी भी खतरा है। अगले हफ्ते की शुरुआत तक आग का ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। आग के कारण कल तक करीब 5,15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका था। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अमेरिका में इतनी बड़ी आग लगी कैसे और इस पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के पीछे सांता आना हवाओं को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। ये हवाएं दक्षिणी कैलिफोर्निया के पहाड़ों से बहुत तेज बहती हैं और भूमि पर स्थित सूखी घास और पौधों को और भी सूखा कर देती हैं। जब आग लगती है तो ये हवाएं उस आग को बढ़ाने में मदद करती हैं। 1 वर्ष पहले तक कैलिफोर्निया के जंगलों में काफी बारिश हुई, जिससे वहां पेड़ों की ऊपरी लतें तेजी से बढ़ी और एक दूसरे से लिपट गई। पिछले वर्ष इन जंगलों में बारिश नहीं हुई, जिससे ये पत्तियां और लताएं सूख गईं। और अब जब आग लगी है तो आग ऊपर फैलती जा रही है और हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से भी इस पर काबू नहीं किया जा सका है। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हो रहा है। लोगों को डर इस बात का है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी हाउस क्लेम नहीं देगी तो क्या होगा। इस आग के चलते अब तक 4.5 लाख करोड़ यानी तकरीबन 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। सामान्य तौर पर लोग जब घर बनवाते हैं तो उसका होम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ऐसे में अगर घर को किसी नेचुरल कैलामिटी या फिर हादसे की स्थिति में होने वाले नुकसान पर मुआवजा मिलता है,
ऐसे में अगर आग से किसी का घर जल गया है तो उसे भी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए। इस आग से इतने बड़े स्तर पर वित्तीय नुकसान हुआ है कि कैलिफोर्निया में बीमा संकट पैदा हो रहा है। अमेरिका में मौसम की जानकारी देने वाली कंपनी AccuWeather.inc ने इस आग से 135 से 150 अरब डॉलर के बीच नुकसान होने का अंदाजा लगाया है। फाइनेंस कंपनी JP मॉर्गन के विश्लेषकों का अनुमान है कि बीमाकृत नुकसान 20 अरब डॉलर का करीब होगा। वहीं बिना बीमा वाला नुकसान 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा होगा। इससे लॉस एंजलिस की आग अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी आग बन जाएगी, जो कैलिफोर्निया के सालाना GDP का करीब 4% है। सत्ता में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रहे उस एक्शन की जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, जिसकी तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। एक खबर यूपी के संबल से है, जहां प्राचीन बावड़ी के ऊपर बने मकान को तोड़ने वाला कलेश है। प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। वहीं जिसका घर है उसका आरोप यह है कि प्रशासन मानवीय हितों को नहीं देख रहा है। 24 घंटे का नोटिस दिया गया है, लेकिन 1 घंटे में ही मकान खाली कराने के लिए आ गए। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। वहीं प्रशासन की कार्रवाई वाली दूसरी खबर और भी जबरदस्त है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में आए मकानों पर कार्रवाई हुई है। इस क्षेत्र में आने वाले 250 मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है। इस खबर की चर्चा भी पूरे देश में हो रही है। ऐसे में सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को भी इसकी पूरी कहानी जाननी चाहिए। पहले बात करते हैं यूपी के संबल की, जहां एक्शन है, आरोप है और आंसू भी है। आपको याद होगा आज से 21 दिन पहले 21 दिसंबर को संबल के लक्ष्मणगंज इलाके में एक प्लॉट की खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली थी। अभिलेखों के आधार बनाकर दावा यह किया जा रहा है कि 400 वर्ग मीटर में बनी बावड़ी के ऊपर सिर्फ 200 वर्ग मीटर का प्लॉट ही खाली पड़ा है। बाकी हिस्से में मकान बना हुआ है। अब प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। नोटिस और सख्ती के बाद मकान का मालिक खुद आज दोपहर अपने मकान को तोड़ने में जुट गए। प्रशासन ने इस बावड़ी की जो 200 मीटर की जगह थी उसके ऊपर जो मकान ये आप देख रहे हैं मकान बनाया है, इस मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। प्रशासन ने कहा कि या तो वो मकान को खुद ही तोड़ ले या फिर प्रशासन इस मकान को तोड़ेगा। जिसके बाद जो इस मकान के मालिक गुलनाज हैं उन्होंने आप देख सकते हैं कि खुद ही अब इस मकान को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये मकान बावड़ी के ऊपर बना हुआ है और मकान मालिक गुलनाज का आरोप है कि ये फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्लॉट उनको बेचा गया था, जिसके बाद उन्होंने यहां पर मकान बनाया है। जो डीएम संभल है राजेंद्र सिंह पेंसिया, उनका कहना है कि अगर गुलनाज उनको शिकायत देते हैं तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी और भूमाफियाओं को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, पता करेगी कि आखिर ये जो जमीन है किस तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके गुलनाज को बेचा गया था। इस पूरी कहानी में भूमाफिया और फर्जी दस्तावेज वाला एंगल भी है। मकान मालिक का आरोप है भूमाफियाओं ने फर्जी कागजात देकर उन्हें जमीन बेची थी। इस पर पुलिस का कहना है कि वो शिकायत करें, उसके बाद इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि संबल में इस कार्रवाई से पहले कल रात पुलिस की टीम मकान खाली करवाने पहुंची थी। उस वक्त परिवार वालों ने इस एक्शन का विरोध किया था। ये आरोप लगाया कि नोटिस 24 घंटे का दिया गया था, लेकिन तुरंत मकान खाली कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंच गई। मामला बढ़ने के बाद कुछ ही देर बाद संबल के डीएम भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने साफ साफ बताया कि नक्शे के अनुसार मकान के नीचे बावड़ी का हिस्सा है, नियम के अनुसार इसे खाली कराया जाएगा। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि अब हम क्या करेंगे, परिवार कहां जाएगा। आपको बता दें संबल जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर चंदौसी कस्बा है। यहाँ के लक्ष्मणगंज मोहल्ले में ये बावड़ी मिली है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। संबल में मिली प्राचीन बावड़ी की पूरी कहानी को सिर्फ 120 सेकंड की इस रील में आप भी समझिए। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में लगभग 350 साल पुरानी एक ऐतिहासिक बावड़ी मिली है और अब इसकी खुदाई एएसआई कर रहा है। मेरा घर जा रहा है तो क्या करें। तो ये अभी जो नोटिस आया था उसके बाद क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ, करे 24 घंटे में घर खाली कर दो। पहले हम तुमसे कह गए थे क्यों नहीं करा खाली, 24 घंटे भी नहीं दिया तो हमने क्या
फौरन आ गया, तोड़ लेके हमने खाली कर दिया घर। बावड़ी पर जब इतना भार आ गया उसके कारण से उसमें दरार आई थी और किसी भी वाटर बॉडी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मान्य नहीं है। इसीलिए हमने नियमानुसार नोटिस दिया और भवन स्वामी ने कहा गिराएंगे, यदि नहीं गिराएंगे तो फिर प्रशासन के द्वारा जो नगर पालिका परिषद है उनके द्वारा उसे ध्वस्त कराया जाएगा। 21 दिसंबर को यहाँ पर तहसील में समाधान दिवस लग रहा था, तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से ये कहा था कि ऐतिहासिक बावड़ी है वो जमींदोज हो गई है, हमें दिख नहीं रही है और कहाँ है उसका उजागर किया जाए। तो श्रीमान जिलाधिकारी जी ने राजस्व विभाग की टीम को हमारे साथ भेजा था, तो और यहाँ अभिलेखों में बावड़ी कर ये दर्ज है 410 या 420 मीटर करीब इसकी जगह है। तो यहाँ पर जब इस समय 21 दिसंबर को खुदाई हुई थी तो बावड़ी का अक्स 2 घंटे के अंदर ही उसमें निकल ही आया, जब 3-4 फुट नीचे गई थी। तो उसके बाद से यहाँ लगातार काम जारी है। और सत्ता में अब बात करते हैं घरों में हो रही दूसरी कार्रवाई की, जिसमें मर्जी भी है, मुआवजा भी है और बुलडोजर वाली कार्रवाई भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आज सुबह 8 बजे बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू की गई, जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर क्षेत्र में आने वाले 250 मकानों को आज गिरा दिया गया। इस कार्रवाई में अच्छी बात यह रही कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले से ही मकान मालिकों को नोटिस दिए जा चुके थे। सभी घर खाली कराए गए थे। इसके साथ ही यहाँ काफी लोगों को मुआवजे की राशि भी मिल चुकी है। ये मुनादी भी करवाई गई थी कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने मकान खाली कर दें। अतिक्रमण हटाने के लिए 6 बुलडोजर लाए गए थे। अधिग्रहण के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की गई। कानून व्यवस्था और विरोध की स्थिति न बने, इसीलिए यहाँ पर 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात थे। पुलिस ने कहा है कि ये क्षेत्र महाकाल लोक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भू अर्जन का आदेश पारित किया गया है। आने वाले समय में इस स्थान पर महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण का कार्य होगा, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। पहले आप बुलडोजर एक्शन वाली रील देखिए, उसके बाद मुआवजे वाली कहानी बताएंगे। आज जिला प्रशासन के द्वारा ये जो इंटरप्रिटेशन पार्किंग है महाकाल की, उसके पास का एरिया है, तकिया मस्जिद एरिया बोलते हैं इसको। इसमें घर वगैरह तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें नगर निगम से 4 प्रोक्लेन, 6 जेसीबी, 50 गैंग प्रभारी और पूरा अमला लगा हुआ है नगर निगम का यहाँ पर कार्रवाई के लिए। देखिए, अभी हम जयसिंहपुरा क्षेत्र में हैं। हम शक्ति पथ पे खड़े हैं। ये महाकाल लोक के अंतर्गत क्षेत्र है और यहाँ पर जो पीछे जो कार्रवाई चल रही है वो विधिवत भू अर्जन का, भूमि अधिग्रहण का उसमें आदेश किया गया है और उसके बाद लगभग 250 के करीब संरचना है, उनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। लोग यहाँ पूरी कार्रवाई के दौरान कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति या कहीं विरोध की या आपत्तिजनक स्थिति निर्मित न हो और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण नियम के अनुसार संपादित हो, इसलिए लगभग 200 पुलिस फोर्स के साथ मैं मौजूद हूँ। इस एक्शन में नोट करने वाली बात यह भी है कि इस क्षेत्र में 257 मकान आते हैं, लेकिन 7 मकानों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसीलिए आज 250 मकानों पर ही अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। जहां तक मुआवजे की बात है तो कुल 66 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें से 32 करोड़ का मुआवजा दिया भी जा चुका है। इस कार्रवाई में एक अच्छी बात यह भी रही कि बहुत जगहों पर मकान वालों ने सिर्फ अतिक्रमण का समर्थन कर रहे थे, बल्कि खुद मकान को तोड़ भी रहे थे। अब दिल्ली वाली सियासत की बात भी कर लेते हैं, जहां दिल्ली की बढ़ती ठंड के बीच राजनीति का आरोप प्रत्यारोप वाला तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में कई तरह के राजनीतिक हमले हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से फर्जी वोटर वाला हमला तो बीजेपी की तरफ से शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट वाला अटैक किया गया। अरविंद केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी के बीजेपी का सीएम फेस होने का दावा किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल आपके लिए आपदा बन गए हैं। इन दोनों वोट युद्ध से पहले फर्जी वोट और सीएजी रिपोर्ट वाली लड़ाई को आइए समझ लेते हैं।
दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी के कई सांसदों के सरकारी आवास के पते पर कई वोटरों के नाम दर्ज हैं। उन्होंने नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, बीजेपी सांसद जयप्रकाश हरदोई समेत कई सांसदों के नाम लेकर ये आरोप लगाए और दावा किया कि पिछले 15 दिनों में इन सांसदों ने दिल्ली में अपने अपने बंगले पर 25 से ज्यादा वोटर आईडी बनवाने की एप्लीकेशन दी है। एक तरफ संजय सिंह फर्जी वोटरों पर बीजेपी को घेर रहे थे, तो बीजेपी ने शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट जारी कर दी। बीजेपी की तरफ से जारी रिपोर्ट में 5 बड़े आरोप लगाए गए हैं। एक, शराब घोटाले से सरकार को 2026 करोड़ का घाटा हुआ। शराब नीति को सही से लागू नहीं किया गया। तीसरा, मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ कमेटी की सलाह को नहीं माना। चौथा, लाइसेंस जारी करने से भी नियम ताक पर रखे गए और अहम फैसलों में कैबिनेट एलजी की सलाह नहीं ली गई। वाल्मीकि मंदिर 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग गोल मार्केट, जहां पे 44 वोट अभी दिया गया बनने के लिए। यहां पे लोकसभा के चुनाव में 5 वोट था, अभी 44 वोट देने के लिए। फिर प्रवेश वर्मा का जो पता है, जो एक्स एमपी हैं, जो उस घर में रह भी नहीं सकते, लोकसभा के चुनाव में इनके पते पे 4 वोट था, अभी 33 वोट दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, पूर्व सांसद से लेके ऐसे ऐसे पदों पे वोट बनवाए गए हैं जिनका ना आता है, ना पता है, ना उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। फर्जीवाड़ा फ्रॉड केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद तक कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, हमारे घर का कुक जो हमारे साथ रहता है 11 साल से, वो आज तक वोट ही नहीं बना था। उसका हमने कहा, अरे तू कहाँ वोट देते हो? बोला हमारा तो वोट नहीं भैया, हम तो गांव में रहते तो वहाँ देते थे, अब तो यहाँ आ गए। तो उसका वोट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा ड्राइवर हमारे साथ रहता है, उसका वोट नहीं बना था। तो अभी हम लोग सपरिवार जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अगर उनका वोट बनवा रहे हैं, अभी हम जागे, तो हम तो लोकतंत्र की सहायता कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला, 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है, वो घोटालों की है और आपके पाप की है। आज तक कोर्ट में एक भी प्रमाण आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ साबित नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये तथाकथित शराब घोटाले में भी क्या हुआ? कोर्ट ने लताड़ा, ईडी को लताड़ा, सीबीआई को लताड़ा। क्या बोला? ईडी निष्पक्षता से काम नहीं कर रही। क्या बोला? सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल पर सीएजी रिपोर्ट वाले हमले के अलावा आज दिल्ली के रण में गृह मंत्री अमित शाह भी उतरे। दिल्ली में उन्होंने झुग्गी झोपड़ी सम्मेलन किया। इसमें झुग्गी झोपड़ी के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। अमित शाह ने इस सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल पर खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली वालों को भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की आपदा भी बता दिया। राजनीतिक हमला अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी था। उन्होंने आज नया दावा किया और कहा कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को दिल्ली में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाने वाली है। आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। सरकार इनकी है, एसडीएम इनका है, या
और अब वक्त है आज के रिमाइंडर का, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सत्ता की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा ये शुभ समाचार आया है कश्मीर घाटी से, जहां गांदरबल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। ये कश्मीर में कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर और जिन हालात में इस सुरंग का निर्माण किया गया है, वहां ऐसा कर पाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल था। क्योंकि जिस पहाड़ी क्षेत्र में ये टनल बनाई गई है, वहां की ऊंचाई 8,500 फीट से भी ज्यादा है। जहां ये सुरंग बनी है, वहां साल में कई महीने तापमान माइनस में रहता है। यहाँ -10 डिग्री तापमान में भी इस सुरंग को बनाने का काम हुआ है। बर्फबारी की वजह से यहाँ के रास्ते तक बंद हो जाते हैं। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि खून जमा देती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सिर्फ मौसम और भौगोलिक स्थितियां ही नहीं, आतंकवाद भी इसके निर्माण में बड़ी चुनौती था। आतंकियों ने सुरंग में काम करने वाले मजदूरों पर हमले किए, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इन सब चुनौतियों के बाद ये टनल 6 वर्ष में बनकर पूरी तरह तैयार है। दरअसल जहां इस सुरंग का निर्माण किया गया है, वहां सड़क का आकार जेड के आकार में है। यही वजह है कि इस सुरंग का नाम जेड मोड़ टनल रखा गया है। अगर इसके लोकेशन को समझें तो ये श्रीनगर लेह राजमार्ग पर गांदरबल जिले में बनाई गई है। ये गगनगीर और सोनमर्ग के बीच है। इसमें 2 लेन है, लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इस टनल में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इससे यातायात को कंट्रोल कर पाना आसान होगा। यहाँ किसी आपातकालीन स्थिति के लिए एस्केप पैकेज भी बनाया गया है, यानी सुरंग के समानांतर आपातकालीन स्थिति के लिए एक छोटी सुरंग बनाई गई है। कश्मीर घाटी के लिहाज से देखा जाए तो ये टनल रणनीतिक और आर्थिक तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि इस टनल के शुरू होने से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच पूरे वर्ष कनेक्टिविटी रहेगी। अभी तक श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से कई बार बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सर्दियों में सोनमर्ग तक ज्यादा पर्यटक नहीं पहुंच पाते थे। जेड मोड़ टनल के बन जाने से किसी भी मौसम में पूरे साल पर्यटक सोनमर्ग तक पहुंच पाएंगे। इस टनल के बन जाने के बाद 6.5 किलोमीटर का ये सफर तय करने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, जबकि पहले रास्ता खुला होने पर भी 40 से 45 मिनट का वक्त लगता था, और जब रास्ता बंद रहता तो आप जा ही नहीं सकते थे। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस टनल को कश्मीर में पर्यटन के नजरिए से गेम चेंजर बता रहे हैं। सोनमर्ग में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भी इस सुरंग को किसी वरदान की तरह मान रहे हैं। हम अभी मध्य कश्मीर गांदरबल जिले के सोनमर्ग पर्यटन स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़े हैं और यहाँ पे ही जो है जेड मोड़ टनल जो है यहाँ से शुरू होती है। बता दें आपको कि ये जेड मोड़ टनल का नाम इसीलिए जेड मोड़ रखा गया है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट जेड की तरह मोड़ वाली है, यानी इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जेड के तरीके के मोड़ है और इसी तरीके से इसका नाम भी जेड मोड़ ही पड़ा है। जेड मोड़ टनल का काम पूरा हो चुका है और निसंदेह 13 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए कश्मीर आ रहे हैं, जिसके चलते इस पूरे जेड मोड़ टनल के परिसर को अब सिक्योरिटी गार्ड्स को दिया गया है, जिसे कहा जा सकता है कि अब यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वो था वो सोनमर्ग देखने के लिए था विंटर में, और विंटर में देख नहीं सकते थे, चाहे पैरर हो या देशी हो। तो ये मेहरबानी अल्लाह की, और सबसे अच्छी बात है जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि जेड मोड़ टनल का, ये तो सोनमर्ग को अब उजागर करेगी। सिर्फ वर्ल्ड मतलब इस अपने मुल्क में नहीं और वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि फाइनल ज्यादा अब यहाँ लाइक करेगा सोनमर्ग। और सत्ता में अब सनातनी आस्था के महाकुंभ की बात। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। TV9 प्रयागराज में महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसमें कई बड़े संत शामिल हो रहे हैं। TV9 के बोट कॉन्क्लेव में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्पष्ट किया कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे सनातन के हिसाब से सही नहीं है। बटेंगे तो
कटेंगे, और उसको फिर आगे बोला गया डरेंगे तो मरेंगे। आपको क्या लगता है कि जब ये एक ऐसे नेता के मुख से ये बात सुनने को मिलती है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जिसने भी दिया, ये कुंभ उसी के गाल पे तगड़ा तमाचा है। ये कुंभ दिखा रहा है कि हम बटे नहीं, यहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। और 40 करोड़ आप लोग बता रहे हैं, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। इतनी बड़ी एकता है किसी में? 40 करोड़ इकट्ठा होकर किसी ने दिखाया है किसी दूसरे धर्म वालों ने? इसका अर्थ है कि हम जातियों में न बटें, इसका अर्थ है कि हम संप्रदायों में न बटें, अलग अलग वर्गों में न बटें। इसका अर्थ ये है कि हम जो सारे हिंदू हैं, हम जो सारे सनातनी हैं, वे एक रहेंगे तो समर्थ रहेंगे, और हम अधिक सामर्थ्यवान हैं तो पूरे विश्व का कल्याण हम करेंगे। वक्फ बोर्ड ये समझ ले कि आप जिस भू को आप अपना मानते हैं, वक्फ बोर्ड का मानते हैं, तो हम भी सनातन बोर्ड बनाने जा रहे हैं, और सनातन बोर्ड के माध्यम से सारे वक्फ बोर्ड की धज्जियां उड़ा देंगे। जब हिंदू बटा है तब न सिर्फ व्यक्ति कटे हैं, लेडीज कटी हैं, बहन बेटियों की अस्मिता कटी है, अपितु भूमि बाइज भी, पृथ्वी भी कटी है। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश ये है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।